हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम शुरू करेंगे आरबीएससी की हमारा राजस्थान की बुक, जिसका भाग 3 हम कर रहे हैं। इसके हमने पिछले 7 चैप्टर कवर कर लिए हैं। आज हम शुरू करेंगे अध्याय 8 और इसका भी फर्स्ट पार्ट हम पहले कर चुके हैं, तो इसका सेकंड पार्ट हम लोग अब कर रहे हैं। इससे पहले अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले उसको ज़रूर देखिएगा, तब ये पार्ट अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर का नाम है जन जागरण एवं सामाजिक सुधार हेतु राजकीय प्रयास। तो इससे पहले हमने इसके फर्स्ट पार्ट में राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाएं और अधिनियम के बारे में जाना था, और उसमें हमने आरटीआई के बारे में भी जाना था। और आज हम इसमें जानेंगे निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम। शिक्षा को सरल और सुगम बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा ये अधिनियम सन 2009 में बनाया गया। इसी तरह राजस्थान सरकार ने राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 बनाया, जो 1 अप्रैल 2011 से लागू हुआ। ये इफ़ेक्ट कई बार एग्ज़ाम्स में पूछा गया है कि राजस्थान में बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ, तो लागू हुआ 1 अप्रैल 2011 को। इस अधिनियम में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा मतलब कक्षा 1 से लेकर 8 तक का प्रावधान किया गया है, ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे। इस अधिनियम के तहत बच्चा अपनी आयु अनुसार निर्धारित कक्षा में कभी भी प्रवेश ले सकता है। निजी स्कूलों में कमज़ोर और पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित होती हैं, जिसके बदले सरकार द्वारा तय राशि निजी स्कूलों को दी जाती है। तो हमने जाना बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, जो 2009 में बना और राजस्थान में 1 अप्रैल 2011 को लागू हुआ। अब जानेंगे बाल अधिकार के बारे में। 20 नवंबर 1989 को संयुक्त राष्ट्र की आम सभा द्वारा बाल अधिकार समझौते को पारित किया गया था। तो प्रश्न अगर पूछा जाए कि बाल अधिकार को कब पारित किया गया, तो बाल अधिकार समझौते को 20 नवंबर 1989 को यूएन के द्वारा पारित किया गया। बाल अधिकार समझौता एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो सभी बच्चों के नागरिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों को मान्यता देता है। इस बाल अधिकार समझौते पर भारत सरकार ने 1992 में हस्ताक्षर कर अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। तो समझौता हुआ था 20 नवंबर 1989 को यूएन के द्वारा, और भारत ने इस पर हस्ताक्षर किए 1992 में। बच्चों के ये अधिकार 4 मूल सिद्धांतों पर आधारित हैं। इन चारों में पहला है जीने का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, विकास का अधिकार और सहभागिता का अधिकार। ये चारों आपको याद होने चाहिए। रीट एसएसटी के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सिलेबस देखा हो तो बाल अधिकार संरक्षण संबंधित एक टॉपिक है, उसमें बाल अधिकार का ये टॉपिक पूछा जा सकता है। तो इसमें 4 अधिकार बच्चों से संबंधित हैं। इसमें जीने का अधिकार, सुरक्षा, विकास और सहभागिता का अधिकार शामिल है। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग एवं राज्य बाल संरक्षण समिति बाल संरक्षण के मुद्दों की सामुदायिक स्तर पर क्रियान्वयन और जागरूकता हेतु कार्य करती है। तो इस समिति के बारे में यहाँ बताया गया। राजस्थान में राज्य बाल संरक्षण समिति बालकों के संरक्षण के लिए कार्य करती है। अब बताया गया है चाइल्ड हेल्पलाइन के बारे में। चलिए इसको देखते हैं। राज्य में कठिनाइयों में घिरे, पीड़ित, उपेक्षित, लावारिस, देखरेख और संरक्षण की ज़रूरत वाले बच्चों के लिए 24 घंटे निःशुल्क आपातकालीन पहुंच सेवा 1098 संचालित की जा रही है। तो नंबर है 1098। राजस्थान में बाल संरक्षण की चुनौतियां जैसे बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या, बाल लिंगानुपात, बाल श्रम, कुपोषण आदि के उन्मूलन और सुधार के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट है 1098, जो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है। अब बात करते हैं राजस्थान संपर्क पोर्टल। राजस्थान सरकार ने सितंबर 2019 को जन सामान्य की शिकायतों को दर्ज करने और समस्याओं का निराकरण करने का अभिनव प्रयास प्रारंभ किया। 2019 में राजस्थान संपर्क पोर्टल शुरू हुआ। इस पर कोई भी व्यक्ति कार्यालय में उपस्थित हुए बिना समस्याओं को ऑनलाइन दर्ज करवा सकता है। पंचायत समिति और जिला स्तर पर राजस्थान संपर्क केंद्र पर निःशुल्क रूप से शिकायतों को दर्ज कराने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। तो सिटीज़न कॉल सेंटर का नंबर है 181। इस पर शिकायत को दर्ज कराने और उसकी सूचना प्राप्त करने की निःशुल्क सुविधा प्रदान की गई है। तो चाइल्ड हेल्पलाइन से इम्पॉर्टेंट है 1098 टोल फ्री नंबर,
और राजस्थान संपर्क पोर्टल को 2019 में शुरू किया गया और सिटीज़न कॉल सेंटर का नंबर है 181। इसमें ये फैक्ट इम्पॉर्टेंट है। अब बताया गया साइबर सुरक्षा और साइबर अपराध के बारे में। इससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्योंकि बिल्कुल रिलेवेंट टॉपिक है ये एक तरह की सुरक्षा है जो इंटरनेट से जुड़े हुए सिस्टम के लिए होती है। इसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डाटा को साइबर अपराध से बचाने और सुरक्षित रखने के काम किया जाता है। बड़े बड़े कंप्यूटर विशेषज्ञ और आईटी के प्रशिक्षित लोग इस तरह के काम करने में सक्षम होते हैं। तो अभी कोविड के टाइम में ज़्यादातर लोग ऑनलाइन काम करने लगे हैं, जिसमें साइबर अपराध जैसे काम भी काफ़ी सामने आए हैं। कई सारी न्यूज़ इस समय हमें सुनने को मिलती है, जैसे कहीं फ्रॉड हो गया, कहीं चीटिंग हो रही है, तो ये सभी साइबर अपराध के अंतर्गत आते हैं। इसीलिए लोगों को जागरूक होना ज़रूरी है कि वे किस प्रकार से इस चीज़ों से निपट सकते हैं। अब देखते हैं साइबर सुरक्षा हम लोग के कौन कौन से प्रकार हैं। तो बदलती तकनीकी के कारण हमारी सुरक्षा के लिए काफ़ी चुनौती भरा काम हो गया है। साइबर धमकी, अपराध से बचने के लिए हमें हमारी जानकारी को सुरक्षित रखना काफ़ी ज़रूरी है। तो सबसे पहले जानेंगे कि कौन कौन से हमलों से हमें बचना ज़रूरी है। ये शत्रु हमारे सामने नहीं, हमारे कंप्यूटर या मोबाइल में छिपा हुआ है, जो हमारा डाटा और हमारी सभी निजी बातों को जान सकता है। तो इनसे बचने की ज़रूरत है। और कुछ वायरस भी हैं जो हमें बहुत ही नुकसान पहुंचा सकते हैं। फर्स्ट है रैनसमवेयर। ये एक तरह का वायरस होता है जो कि अपराधी द्वारा लोगों के कंप्यूटर और सिस्टम में हमला करके फाइल को नुकसान पहुंचाता है। फिर उसके बाद अपराधी कंप्यूटर या सिस्टम के मालिक से राशि वसूलता है और तभी उसके सिस्टम को छोड़ता है। तो ये वायरस अपराधी लोग किसी के कंप्यूटर में जब डाल देते हैं, उसकी निजी बातों को जान लेते हैं, फाइल को नुकसान पहुंचाते हैं और अगर ऐसा मना किया जाए तो वो फिरौती मांगते हैं। तो इसके लिए हमें ऐसे वायरस से बचना ज़रूरी है। नेक्स्ट है मालवेयर। ये एक कंप्यूटर की किसी फाइल या प्रोग्राम को नुकसान पहुंचाता है, जैसे कि कंप्यूटर वायरस, वॉर्म, ट्रोजन आदि। नेक्स्ट है साइबर धोखाधड़ी। ये ऑनलाइन फ्रॉड या चीटिंग होती है। इसमें वार्तालाप के माध्यम से चालाकी से लोगों को जाल में फंसाया जाता है ताकि उनके निजी डाटा, पासवर्ड आदि की जानकारी ली जा सके। फिशिंग और स्पूफिंग इसके उदाहरण हैं। और आजकल तो केबीसी के रजिस्ट्रेशन का भी दौर चल रहा है, तो कई लोग ऐसे फ्रॉड के झांसे में आ जाते हैं जो केबीसी में जाने के लिए बहुत बड़ी रकम वसूलते हैं और लोग उनके झांसे में फंस भी जाते हैं। अब जानेंगे फ़िशिंग के बारे में। ये एक ठगी का तरीका है। इसमें लोगों को प्रतिष्ठित या विश्वस्त संस्थानों के नाम से फर्जी ईमेल भेजा जाता है। तो किसी प्रतिष्ठित या किसी बड़े संस्थान का नाम सुन के लोग ये सोचते हैं कि ऐसी इतनी बड़ी कंपनी हमारे साथ ठगी नहीं कर सकती, इसीलिए ये लोग फ़ायदा उठा लेते हैं और उनसे ईमेल भेजते हैं उनके नाम से। इस तरह के मेल का उद्देश्य ज़रूरी डाटा को चुराना होता है, जैसे क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग की जानकारी देना। तो ये कहलाती है फ़िशिंग। इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्पूफिंग का अर्थ है इसमें ठगी करने वाला व्यक्ति किसी वैध व्यवसाय, पड़ोसी या विश्वस्त होने के बहाने से किसी अन्य की पहचान या व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो ये कहलाता है स्पूफिंग। तो फिशिंग में कोई प्रतिष्ठित संस्थान के नाम से ईमेल भेजता है और स्पूफिंग में जो व्यक्ति है किसी वैध व्यवसाय, मतलब किसी व्यवसाय से या पड़ोसी या किसी विश्वस्त जानकार बनकर उनका डाटा चुरा लिया जाता है। तो ये बात थी फिशिंग और स्पूफिंग की। अब हमने जान लिए कि कौन कौन से साइबर क्राइम होते हैं। अब बात करेंगे उनकी सुरक्षा के क्या क्या उपाय हैं। साइबर सुरक्षा के लिए अपने पासवर्ड या एटीएम पिन को गोपनीय रखें एवं समय समय पर बदलते रहें। अपने कंप्यूटर और लैपटॉप में नवीनतम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग करें। किसी को भी फ़ोन या ईमेल पर व्यक्तिगत जानकारी ना दें। एटीएम और बैंक खाते से संबंधित धोखाधड़ी की सूचना तत्काल संबंधित बैंक को दें। साइबर अपराध की स्थिति में नागरिक नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे हम साइबर सुरक्षा को अपना सकते हैं। वर्तमान समय में इस राज्य के विकास के लिए ऐसे कई प्रकार के राजकीय प्रयास की पहल की जा रही है, जिसके फलस्वरूप महिलाओं की स्थिति में सुधार हो रहा है। महिला सशक्तिकरण के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। प्रत्येक नागरिक को ये एहसास दिलाने के लिए कि उसका मत देश के लिए महत्वपूर्ण है, उसके लिए स्वीप और मतदाता जागरूकता अभियान चलाया
जा रहा है। समस्त वर्गों के कार्य के प्रति जवाबदेही हेतु सूचना का अधिकार तो बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य है। शिक्षा का कानून बेहतरी के लिए बनाया गया है। तो ये सब बता रहे हैं कि कौन कौन से क्षेत्र में सरकार कार्य कर रही है। वहीं नवीन तकनीकों को अपनाने और कार्य को सुगम बनाने के साथ छिपे चले आए साइबर अपराध से बचने के लिए भी जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि जन जागरूकता और सामाजिक सुधार हेतु किए जाने वाले राजकीय प्रयास ही उस राज्य को प्रगति पथ पर आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, जिसमें हमने कुछ अभियान देखे, कुछ योजनाएं देखी और कुछ ऐसे अधिनियम देखें जो राज्य सरकार चला रही है। अब देखेंगे हम कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली जो इस चैप्टर के एंड में दी गई है, और उसके बाद करेंगे कुछ क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछे भी गए हैं। पहला शब्द है नोटा। इसको हमने देखा था। नोटा का अर्थ होता है कि अगर हमें किसी व्यक्ति को, जो उम्मीदवार है उसमें से किसी को पसंद नहीं करते हैं, किसी को वोट नहीं देना चाहते, तो हम नोटा का बटन दबा सकते हैं। ये हमारे अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो नोटा का अर्थ होगा नन ऑफ द अबव। VVPAT इसका फुल फॉर्म है वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। इसकी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जा सकती है, इसलिए इसको ध्यान से करना है। वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। नेक्स्ट है स्वीप। स्वीप का फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्ट्रल पार्टिसिपेंट्स प्रोग्राम। हिंदी में इसको कहते हैं सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचन सहभागिता। तो स्वीप की ये फुल फॉर्म है। अब करेंगे कुछ क्वेश्चंस। चलिए देखते हैं हमें चैप्टर कितना अच्छे से समझ में आया है। प्रश्न 1 है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की महिला साक्षरता दर कितनी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 52.10%। ये महिलाओं की साक्षरता है 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन के जनक कौन है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, हीरालाल शास्त्री, विनोबा भावे या जवाहरलाल नेहरू। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी विनोबा भावे। इनके बारे में हमने पहले ही जाना था इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में कि भूदान आंदोलन के जनक जो हैं, इसका आंसर है विनोबा भावे। अगला प्रश्न है, इसमें हमें मिलान करने के लिए बोला गया है। तो सबसे पहले है VVPAT, जिसको हमें मिलान करना है इसकी फुल फॉर्म से। ये है वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। नेक्स्ट है EVM का इसमें फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। नेक्स्ट है नोटा। तो नोट का अर्थ होता है इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है मजदूर किसान शक्ति संगठन। तो इसको हम लगाएंगे सूचना का अधिकार। और लास्ट है बाल अधिकार समझौता, जिसका आंसर है संयुक्त राष्ट्र संघ। तो यहाँ हमारा ये मिलान कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वीप कार्यक्रम क्या है? तो इसके बारे में हमने अच्छे से जाना ही है। इसकी फुल फॉर्म आपको कमेंट में बतानी है। नेक्स्ट प्रश्न है, बाल अधिकारों के बारे में बताइए। तो इसके बारे में हम अच्छे से जान चुके हैं, आप दोबारा से वीडियो में देख सकते हैं। राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया? तो जी हाँ, इसका सही आंसर आपके सामने है। भूदान आंदोलन का संक्षिप्त वर्णन आप देख सकते हैं दोबारा। और सामाजिक सुधार में योगदान देने वाले सामाजिक सुधारकों के नाम, इस पर भी हमने डिस्कस किया था। और साइबर सुरक्षा के उपाय, इस पर भी हमने बात की है। तो यहाँ ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लेकर आएंगे इसका 9th चैप्टर, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।